गया था उस वीडियो के अंदर में मैं एक बार फिर से रिकैप कर दे रहा हूँ कि इनमें से कोई भी चीज़ अगर आप 12 महीने के अंदर बेचते हो तो उसको अपने क्या बोलते हैं शॉर्ट टर्म, 12 महीने के बाद बेचोगे तो लॉन्ग टर्म। वैसे अगर अनलिस्टेड सिक्योरिटी और इमूवेबल प्रॉपर्टी को अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी में लैंड और बिल्डिंग का खाली बात हो रहा है उसको 24 महीने के अंदर बेचोगे तो शॉर्ट टर्म, 24 महीने के बाद बेचोगे तो लॉन्ग टर्म। अगर कोई भी दूसरा एसेट है उसके लिए दूसरा एसेट का तुम बोलेगा भैया जैसे ज्वेलरी पकड़ लो आप बीकॉम के लिए, तो उसको अगर आप 36 मंथ्स के अंदर बेचोगे तो शॉर्ट टर्म, 36 मंथ्स के बाद बेचोगे तो लॉन्ग टर्म। ये आपको एकदम दिमाग में रिटेन कर लेना है। तुम बोलेगा भैया ऐसा क्यों? क्योंकि अगर शॉर्ट टर्म होगा तो उसका अलग नियम है, लॉन्ग। एक बार वापस से अपने लोग देख लेते हैं इस चीज़ को फटाफट। मैंने आपको बोला कैपिटल एसेट दो तरह का होता है, वन इज़ शॉर्ट टर्म एंड अदर वन इज़ लॉन्ग टर्म। तुम बोलेगा भैया फ़ायदा ये है लॉन्ग टर्म बेचोगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है फ़ायदा होने से, और शॉर्ट टर्म बेचने से शॉर्ट टर्म अलग अलग है। ठीक है, वीडियो कहीं कहीं पॉज हो रहा है, आई थिंक कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। फिर मैंने आपको बोला कि अगर आप इक्विटी प्रेफरेंस जो कि लिस्टेड है या कोई भी लिस्टेड सिक्योरिटी को आप बेचते हो, या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है, यूनिट ऑफ यूटीआई, जीरो कूपन बॉन्ड है, ये सब को अगर आप बेचते हो तो बेटा 12 महीने के अंदर बेचोगे तो शॉर्ट टर्म होगा, और अगर इन सब को आप 12 महीने के बाद बेचोगे तो लॉन्ग टर्म होगा। आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। वैसे ही अनलिस्टेड सिक्योरिटी इमूवेबल प्रॉपर्टी में लैंड और बिल्डिंग, ध्यान रखना इमूवेबल प्रॉपर्टी में, इसको अगर आप 24 महीने के अंदर बेचोगे तो शॉर्ट टर्म होगा, 24 महीने के बाद बेचोगे तो लॉन्ग टर्म होगा। वैसे और कोई चीज़ रह गया जैसे ज्वेलरी है, डेप्ट ओरिएंटेड फंड है, यहाँ पे तो इक्विटी ओरिएंटेड आ गया था, और अगर कोई डेप्ट ओरिएंटेड फंड है म्यूचुअल फंड में, उसको अगर आप 36 मंथ्स के अंदर बेचते हो तो शॉर्ट टर्म, और 36 मंथ्स के बाद बेचोगे तो लॉन्ग टर्म। कुछ एग्जाम्पल्स इसके ऊपर अपने लोग करने जा रहे हैं। आइटम्स होल्डिंग नेचर, तुम बोलेगा जैसे, अब आ जाओ ज्वेलरी बेटा। ज्वेलरी का मैंने आपको क्या नियम बताया था, पहले इसमें भी वही बोलूँगा, इसको दिमाग में पहले रिटेन करके फिर नीचे वाला एग्जांपल देखना। ज्वेलरी को मैंने आपको ये बताया था कि ज्वेलरी के लिए नियम ये है कि अगर मोर देन 36 मंथ्स आप होल्ड करोगे तो ही लॉन्ग टर्म होगा, ठीक है, नहीं तो अदरवाइज शॉर्ट टर्म। मैं आपको खाली लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूँ, इसे एग्ज़ाम में कुछ नहीं आता है, ये खाली आपको समझाने के लिए। शेयर्स के लिए मैंने आपको बोला था कि आपको देखना पड़ेगा लिस्टेड है कि नॉन लिस्टेड। मान लो लिस्टेड है, आपको अनलिस्टेड वाला एग्ज़ाम में नहीं आएगा, तो ठीक है, लिस्टेड वाले केस में अगर मोर देन 12 मंथ्स होल्ड करोगे तब तो लॉन्ग टर्म होगा, नहीं तो शॉर्ट टर्म का डेफिनेशन में चला जाएगा। पर्सनल कार थोड़ा सा स्ट्राइक कर रहा है कुछ, क्या मूवेबल प्लस पर्सनल, तो बेटा ये तो कैपिटल एसेट ही नहीं है, तो उसमें होल्डिंग का मतलब ही नहीं है, नॉट कैपिटल एसेट, ठीक है। अब आ जाओ रेसिडेंशियल हाउस यानी बिल्डिंग के लिए मैंने बताया था 24 महीने के ज़्यादा, पर्सनल है लेकिन मूवेबल नहीं है, हाँ इमूवेबल है इसलिए कैपिटल एसेट है, तो 24 महीने के ज़्यादा होल्ड करने से लॉन्ग टर्म होगा, नहीं तो अदरवाइज़ नहीं होगा। अनलिस्टेड शेयर्स, अनलिस्टेड के लिए भी नियम 24 महीने का है, अगर 24 महीने से ज़्यादा होल्ड करते हो तो लॉन्ग टर्म होगा, नहीं तो अदरवाइज़ नहीं होगा। इक्विटी ओरिएंटेड फंड 12 मंथ से ज़्यादा होल्ड करोगे तो लॉन्ग टर्म, नहीं तो अदरवाइज शॉर्ट टर्म, ठीक है। डेप्ट ओरिएंटेड फंड लास्ट वाला 36 मंथ से ज़्यादा के लिए होल्ड करोगे तो आपके लिए लॉन्ग टर्म, नहीं तो अदरवाइज शॉर्ट टर्म। तुम बोलेगा भैया इसमें इंपॉर्टेंट बता दीजिए ना, इतना सारा तो याद नहीं रहेगा। तो एक तो बेटा आप ज्वेलरी याद कर लो, एक आप शेयर याद कर लो, ठीक है, एक आप घर याद कर लो, और बस इतना आप कर लो अच्छा से, बाकी का अपने सम्स में आएगा तब और देखेंगे। ये हुआ टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट। तो 2 पार्ट्स वी हैव डन, फर्स्ट वन डेफिनेशन, सेकंड वन टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट। अब तुम बोलेगा भैया फ़ायदा बताइए कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म ये सब करने का क्या हो रहा है, क्या मतलब हो रहा है, क्या चीज़ निकल रहा है, तो उसको अच्छा से आप समझना है। देखो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में क्या होता है कि आप कुछ एसेट ख़रीदा शॉर्ट टर्म में, जैसे मान लो आपने शेयर ख़रीदा और आपने उस शेयर को बेच दिया, ठीक है, तो उसके ऊपर कैसे क्या नियम लगेगा वही नियम अपने को समझना है, तो बहुत अच्छा से समझना है। पहले मैं शॉर्ट टर्म का एक्सप्लेनेशन कर ले रहा हूँ, शॉर्ट टर्म इज़ वेरी इजी, फटाफट सलट भी जाएगा। तो शॉर्ट टर्म के केस में फॉर्मेट तो वही रहेगा, कंप्यूटेशन ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ठीक है, मैं फॉर्मेट तो जब सम्स करेंगे तब देख लेंगे। इसमें सबसे पहले आपको ये लिखना है कि आपने शेयर
कितना में बेचा। अपने ये मान के चल रहे हैं कि अपने कोई शेयर खरीदे 1 साल के अंदर बेच दिए, तो आपने शेयर कितना में बेचा, सेल कंसिडरेशन। ठीक है, उसमें बेचने का कोई खर्चा लगा है तो उसको आप माइनस कर दो। क्या बोल के माइनस करोगे, एक्सपेंस ऑफ ट्रांसफ़र। अगर बेचने का कुछ खर्चा लगा है, जैसे शेयर बेचने से अपने को ब्रोकरेज कुछ देना पड़ता है, तो वो आप माइनस कर दीजिए। तो ये जो फिगर आता है, दिस इज़ कॉल्ड नेट सेल कंसिडरेशन। क्या बोलते हैं इसको, नेट सेल कंसिडरेशन। फिर अपने लोग इसमें से माइनस करते हैं दो चीज़, एक तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है, और एक माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। अब ये क्या होता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जो आएगा दिस विल बी कॉल्ड एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। देखो क्या हो रहा है, मान लो कि मैंने कोई शेयर ख़रीदा था 10,000 रुपया में और उसको मैंने बेच दिया 6 महीने के अंदर 25,000 रुपया में। तो आप यहाँ 25,000 लिख दो, 25,000 में बेचा, बेचने का कोई खर्चा लगा तो माइनस करके इधर निकाल दो, 10,000 में ख़रीदा था वो इधर माइनस कर दो। तो आपका जो आंसर आएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तुम बोलेगा भैया व्हाट इज़ दिस कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है कुछ ऐसा खर्चा किया आपने एसेट के ऊपर में कि एसेट का वैल्यू बढ़ गया। तुम बोलेगा जैसे मेरे पास ज्वेलरी था, मैंने ज्वेलरी के ऊपर में भी मान लो हीरे का कुछ काम कराया, तो उससे क्या होगा, ज्वेलरी का दाम और बढ़ गया, दैट इज़ कॉल्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। या एक एग्जांपल लो कि आप मेरे ट्यूशन सेंटर में आ रहे हो पढ़ने के लिए, तो मैंने एक दीवार तुड़वा के बाहर का एरिया को भी अंदर में ले लिया, तो उससे मेरा क्या होगा, इनकम बढ़ जाएगा, 2-4 स्टूडेंट और अटक जाएंगे, तो दैट इज़ कॉल्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो वो खर्चा भी आप माइनस कर सकते हो। जिस एसेट को आप बेच रहे हो उसका बेचने का वैल्यू यहाँ लिखोगे, बेचने का खर्चा माइनस करोगे, कितने में ख़रीदा वो माइनस करोगे, उस एसेट के ऊपर कोई और खर्चा किया तो माइनस करोगे, जो आंसर आएगा उस पर आप टैक्स दोगे। ये नियम है फॉर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, वेरी सिंपल। जब एग्जांपल करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अब तुम बोलेगा भैया लॉन्ग टर्म के लिए नियम, तो बेटा लॉन्ग टर्म के लिए जो नियम है वो भी एकदम सेम है, ऐसा नहीं है कि एकदम अलग हो जाएगा, बस थोड़ा सा चेंज है। एक तो सेल कंसिडरेशन, ठीक है, लेस एक्सपेंस ऑन ट्रांसफ़र, जैसे आप शॉर्ट टर्म में किया वैसे ही इधर कर रहे हो, मैं सामने सामने लिख रहा हूँ तो आप कंपेयर कर पाओगे कहाँ चेंज है। जो वैल्यू आ रहा है यहाँ पे भी नेट सेल बोलते हैं, यहाँ पे भी नेट सेल ही बोलेंगे, कुछ अलग नाम नहीं आ जाएगा उसका, नेट सेल कंसिडरेशन। लेस यहाँ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होता था, यहाँ लेस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब तुम बोलेगा भैया ये क्या होता है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो इसके बारे में डिस्कशन करूँगा मैं, थोड़ा सा वेट करो। वैसे इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, ये बिना एग्जाम्पल के तो मज़ा नहीं आएगा करके। अब तुम बोलेगा भैया कैसे क्या है, थोड़ा बताइए तो सही। इंडेक्स्ड, नीचे देखो, ये जो आप चार्ट देख रहे हो, दिस चार्ट इज़ कॉल्ड कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। अपने एक चैप्टर सीखे थे, इफ़ यू रिमेंबर, इंडेक्स नंबर स्टैट्स में महंगाई, तो ये ईयर है, ये आपका इन्फ्लेशन इंडेक्स है, ईयर इंडेक्स। अब तुम बोलेगा भैया ये क्या है, इसके ऊपर एक एग्जांपल करेंगे बेटा तब समझ में आएगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल से पहले समझाता हूँ, तब आपको चीज़ समझने में और अच्छा लगेगा। मान लो कि मैंने एक एसेट ख़रीदा था, ठीक है, मैंने एक एसेट ख़रीदा, टेक फॉर एग्ज़ाम्पल 1100 में एक कैपिटल एसेट मैंने ख़रीदा, उसका दाम था 10 लाख, ठीक है, बॉट कैपिटल एसेट, मैंने एक कैपिटल एसेट ख़रीदा, क्लियर। मैंने ये कैपिटल एसेट को बेच दिया। तुम बोलेगा कब बेचा, हमने मान लो इसको बेचा 1108 में, और तुम बोलेगा भैया कितने में बेचा, मान लो हमने बेचा इसको 35 लैक्स। थोड़ा सा मैं टाइम चेंज कर देता हूँ, आई एम मेकिंग इट 1103 में ख़रीदा, ठीक है, 1103 में ख़रीदा और 1110 में बेचा।
ठीक है। बेचने का खर्चा लगा मेरा, एक्सपेंस ऑन ट्रांसफ़र, बेचने का खर्चा लग गया मेरा, किसी के थ्रू बेचा था तो उसने मेरे से 10,000 रुपया चार्ज लिया ब्रोकरेज। ठीक है, ब्रोकरेज मान लो। एक्सपेंस ऑन ट्रांसफ़र का एग्जांपल बेस्ट है ब्रोकरेज। इफ़ यू वांट टू कॉपी इट यू कैन। किसी का फ़ोन आ सकता है तो मुझे होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है, जब तक नहीं आता ट्राई करते हैं। तो पहला बात, मैंने कब बेचा, मैंने बेचा 1110। 1110 का मतलब मैंने कब बेचा, 1110 का मतलब 9-10 में। तो मेरे को जो भी टैक्स देना होगा वो फाइनेंशियल ईयर 09-10 में देना पड़ेगा। अब तुम बोलेगा भैया कितना देंगे, तो फॉर्मेट देखो। सबसे पहला बात, 03 में ख़रीद के 10 में बेच रहे हो, 7 साल हो गया ऑलमोस्ट, तो मोर देन 3 ईयर्स यानी 36 मंथ से ज़्यादा। तो ये कौन सा एसेट हुआ, लॉन्ग टर्म हुआ। ठीक है, मोर देन 36 मंथ्स, तो ये कौन सा एसेट है, लॉन्ग टर्म। ठीक है, तुम बोलेगा भैया कौन सा कैपिटल एसेट है, वो तो बताइए। आप तो कैपिटल एसेट के लिए अलग अलग नियम बताए थे। क्या नियम, कि ये कैपिटल एसेट होगा तो अलग, ये होगा तो अलग, तो कुछ नहीं बताए तो अदर्स में चले जाओ ना। तो अदर्स में क्या था, 36 मंथ से ज़्यादा होते ही लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म का डेफिनेशन में आ जाओ। अब लॉन्ग टर्म में फॉर्मेट ये है, तो फॉर्मेट के हिसाब से सबसे पहले मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, नेट सेल कंसिडरेशन कितना में बेचे हो, तो भाई मैंने बेचा है 35 लैक्स में। लेस एक्सपेंस ऑन ट्रांसफ़र, बेचने का कोई खर्चा, बिल्कुल बेचने का खर्चा लगा है भाई। एक्सपेंस ऑन ट्रांसफ़र, मेरा बेचने का खर्चा लग गया है 10,000 रुपया। 10,000 रुपया माइनस कर दो, 34,90,000। ठीक है, दिस इज़ ग्रॉस सेल कंसिडरेशन। माइनस करने के बाद जो आएगा नेट सेल कंसिडरेशन। देखो आ गया। अब लेस करने बोला मैंने इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तुम बोलेगा व्हाट इज़ दिस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बेटा मैंने ख़रीदा कितने में था, 10 लाख। अगर 10 लाख इससे माइनस करूँगा तो आप सोचो 2490 का फ़ायदा हो गया। 3490 है, ख़रीदा कितने में था, 10 लाख, वो माइनस करोगे तो 24 लाख का फ़ायदा। सरकार को तो बहुत लंबा टैक्स देना पड़ जाएगा। तो गवर्नमेंट को तुम बोलोगे ना कि भाई 7 साल के लिए मैं एसेट अपने पास रखा, आज के डेट में उसका दाम थोड़ी ना 10 लाख होता, तो उसके लिए आपको इंडेक्सेशन यूज़ करना होगा। तुम बोलेगा मतलब जो 10 लाख का एसेट था मेरा जिसको मैंने बेचा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है, 10 लाख। ख़रीदा कितने में था, 10 लाख। लेकिन कब ख़रीदा था मैंने उसको, मैंने ख़रीदा था 0203 में। 1103 कब आएगा, 0203 में आएगा। तो 0203 में देखो इंडेक्स क्या चल रहा था उस समय, इन्फ्लेशन इंडेक्स क्या चल रहा था 0203 में, 105। तो जब मैंने ख़रीदा उस समय महंगाई चल रहा था 105। और बेचा कब मैंने बेचा 1110। 1110 का मतलब क्या होता है, मैंने बेचा 0910 में। तो 0910 में जब आपने बेचा तो 910 में महंगाई का दर हो गया था 148, तो 148 हो गया था। तो उसके हिसाब से क्या होगा, अपने इंडेक्स में किए हैं बेटा, इफ़ यू रिमेंबर। तो 10 लैक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई 105 इंटू 148। हमेशा से ही गंदा फिगर आएगा, घबराइएगा मत। तो 1409524, ठीक है, माइनस कर दो 34,90,000 माइनस 1409524, तो आ रहा है 2080,476। ये हुआ आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तुम बोलेगा भैया एक और चीज़ माइनस करते हैं ना, वो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट का मतलब फिर से समझ लो, एसेट के ऊपर किया गया खर्चा जिससे एसेट का वैल्यू बढ़ जाए। तो वैसा तो अपने को सब में कुछ बोला नहीं, तो नहीं किए माइनस, तो इतने पे आपको टैक्स देना है। ये क्या है, ये जो लिए अपने, ये है कि जिस साल खरीदे उस साल का इंडेक्स, और ये क्या है, जिस साल बेचे उस साल का इंडेक्स। इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ एक्विजिशन, जिस साल खरीदा उस साल का इंडेक्स। 148 क्या है, इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफ़र, जिस साल आपने बेचा। क्या इम्प्रूवमेंट वाले के लिए भी सेम नियम एप्लीकेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे भी इंडेक्स वर्ड यूज़ हुआ है, तो आंसर है यस। ये नियम खाली लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म में नहीं आता। शॉर्ट टर्म में खाली कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मतलब अगर ये शॉर्ट टर्म होता तो मैं यहाँ खाली 10 लाख माइनस करता। ठीक है, दिस इज़ द डिफरेंस। ये जो इंडेक्स है, क्या ये एग्ज़ाम में दिया हुआ रहेगा, तो आंसर है दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है।
तो आपको ये वाला याद करना है 0102 का, आपको ये वाला याद करना है और ये वाला याद करना है 18, 19, 19, 20। ठीक है, दिस वन इज़ 289। हाँ, ख़राब हो गया, मैं बना रहा था तो यहाँ लिख दूँ 289 है ये। क्लियर? यहाँ तक पहले आप देख लो अच्छा से, दो वीडियो को अच्छा से समझ लो। इसके ऊपर मैं कुछ और थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहता हूँ, तो हाथों हाथ ही कर लेते हैं, बेटर रहेगा। लेट मी टेक वन एग्जाम्पल ऑल्सो, तो आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा। बालोटिया की किताब में अच्छा एग्जाम्पल मिल जाएगा मुझे। एक एग्जाम्पल है, देखो क्या एग्जाम्पल है। आपको बोल रहा है मिस्टर आर परचेज्ड, ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, बाद में तो मेरा सम्स आपको मिलेगा ही। गोल्डन रिंग, ओह वाई एम कॉपिंग द सम्स, मेरे पास तो है सम्स भाई, सम्स है, काफ़ी सारे सम्स है। चलो पहले एक सिंपल सम्स कॉपी करो, फिर बाद में ये सब करेंगे। आपने एक परचेज़ किया गोल्डन रिंग्स, ऑन 17/8/17 में 20,000 रुपया में। ठीक है, समझाने के लिए आपको, ऑन 1/5/18 आपने क्या किया, ही सीन अ डायमंड, रिंग के ऊपर डायमंड लगा दिया, कॉस्टिंग ₹25,000, 25,000 रुपये का। ठीक है, फिर ऑन 1/8/18 ही सोल्ड, उसने उस रिंग को बेच दिया फॉर ₹80,000, एंड पेड ब्रोकरेज ₹5,000। बताओ कैसे टैक्स आएगा? तो बेटा इसको समझने के लिए सबसे पहले अपने ये समझते हैं कि उसने ख़रीदा कब, बेचा कब। उसने ख़रीदा 17/8/17, बेचा 1/8/18। क्या चीज़? रिंग। रिंग मतलब क्या? ज्वेलरी। ज्वेलरी का मतलब क्या? भैया ने बोला था 36 मंथ से ज़्यादा रहेगा तो लॉन्ग टर्म, नहीं तो अदरवाइज़ शॉर्ट टर्म। यहाँ देखो क्या है, लेस दैन 12 मंथ्स हो गया, यानी मैं बोल दूँ लेस दैन 36 मंथ्स, क्योंकि 36 मंथ्स का क्राइटेरिया है, तो यानी ये क्या है, शॉर्ट टर्म। ये लिखना नहीं है, ये आपके समझने के लिए। तो नियम कैसे चलेगा, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन ऑफ मिस्टर आर, ठीक है, फॉर असेसमेंट ईयर। कब बेचा है? उसने बेचा 18-19 में, तो असेसमेंट ईयर 19-20। ठीक है, सेल्स कंसिडरेशन, पर्टिकुलर्स डिटेल्स अमाउंट, आई एम नॉट राइटिंग, अब तो तुमको भी याद हो गया होगा। सेल कंसिडरेशन कितना में बेचा? उसने बेचा है 80,000 में। इसमें मैंने क्या माइनस करने बोला था, एक्सपेंस ऑन ट्रांसफ़र,
कितना लगा ब्रोकरेज बेचने का खर्चा 5,000, तो मेरे हाथ में कितना रुपया आया 75,000। क्या बोलोगे इसको? नेट सेल कंसिडरेशन कौन सा है? शॉर्ट टर्म है ना, इंडेक्स लगेगा नहीं। लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, कितने में ख़रीदा था 20,000। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट लगा है क्या कुछ? अरे लगा है बिल्कुल, मैंने आपको क्या बोला था, कोई भी ऐसा खर्चा जिससे एसेट्स का वैल्यू बढ़ जाए 25,000। आपको माथा नहीं लगाना, एग्ज़ाम में जो भी देगा यू हैव टू डिडक्ट। तो 45,000 और माइनस हो गया, कितना आ रहा है 30,000। क्या है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तुम बोलेगा भैया इंडेक्सेशन नहीं लगाया, लगेगा नहीं ना बेटा, शॉर्ट टर्म में कहाँ लगता है, सिंपल। ये आपका फुल फ्लेज एक सम्स हो गया। एक सम और देखते हैं फटाफट लॉन्ग टर्म का। बॉट अर्बन लैंड, आपने एक अर्बन लैंड खरीदा 1496। नहीं ले सकते, ये वाला एग्जाम्पल अभी समझा ही नहीं आपको, वेट करो। डेट चेंज कर दे रहा हूँ मैं। आपने ख़रीदा 17/8/02 में, अर्बन लैंड है, 5 लाख रुपए का। ऑन 1504 आपने उस ज़मीन में न्यू फ्लोर कंस्ट्रक्ट कर दिया, तो उससे वैल्यू बढ़ गया और इम्प्रूवमेंट खर्चा। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपने न्यू फ्लोर कंस्ट्रक्ट किया है, 2.5 लाख रुपये का खर्चा और लग गया। तो तुम बोलेगा अच्छी बात हो गई ये तो। अब 110/18 में आपने बेच दिया, सोल्ड, कितना में बेचा, मान लो 18 लाख रुपया। ठीक है, ब्रोकरेज मान लो 2%। ये जो सम्स मैं ले रहा हूँ दिस वन इज़ फ्रॉम बालोटिया। हाँ, बालोटिया जी का जो मैट है उसमें से लिया हूँ। तो कैसे कैसे लगेगा ये बताइए। तो लेट अस डू। सबसे पहले क्या है, आपने क्या लिया, अर्बन लैंड लिया। ठीक है, लैंड। अब तुम बोलेगा भैया तो लैंड के लिए नियम है बेटा कि अगर 24 महीने से ज़्यादा होगा तो लॉन्ग टर्म, नहीं तो शॉर्ट टर्म। आपने ख़रीदा कब 17/8/2, बेचा कब 1/10/18, तो मोर देन 24 मंथ्स, लॉन्ग टर्म हो गया। अब आ जाइए फॉर्मेट, वही कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन एंड ऑल, वो सब लिख लेना तुम लोग। सबसे पहले सेल कंसिडरेशन, कितना में बेचे हो 18 lakhs, लेस एक्सपेंस ऑन ट्रांसफ़र, लगा है कुछ, बिल्कुल ब्रोकरेज दिया मैंने, कितना परसेंट दिया है 2%, 36,000। 17,64,000 नेट सेल कंसिडरेशन। ठीक है, लेस लॉन्ग टर्म है, इम्प्रूव्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब तुम बोलेगा कैसे निकलेगा, कितने में ख़रीदा था आपने 5 लाख, तो 5 लाख डिवाइडेड बाई, क्या होता है नियम, मैंने क्या बताया था, 5 लाख डिवाइडेड बाई, यहाँ देखो इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ एक्विजिशन, जिस साल खरीदोगे वो,
तो मैंने कब ख़रीदा था? 17/8/2। 17/8/2 का मतलब क्या हुआ? 0203। तो 0203 का इंडेक्स क्या है? 105। तो डिवाइडेड बाई 105 मल्टीप्लाई इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफ़र, जिस साल बेच रहे हो। तो मैंने किस साल बेचा बेटा? मैंने बेचा 1/10/18 यानी 18/19। तो 18/19 का इंडेक्स देखो 280। तो मल्टीप्लाई 280। क्लियर है? कैलकुलेटर में करके देखो आ रहा है। आपका फिगर आ रहा है 1333 1 2 3। ठीक है, 13,33,333। वैसे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट का खर्चा कितना लगा था? 2.5 लाख। ये खर्चा किस साल लगा? 0405। 0405 का इंडेक्स 113। ये आपको सब में दिया हुआ रहेगा, डोंट वरी अबाउट दिस। जो 3 टू याद करने बोला वो कर लेना। और जिस साल बेचा 113 इंटू 280 तो 619,469 माइनस कीजिए तो आंसर आ रहा है 188,802 नेगेटिव। यानी आपको फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान हुआ है। जो गेन है वो नुकसान है। आप लिखोगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लेकिन ब्रैकेट में लिख दोगे फिगर। देख लो एकदम अच्छे से। क्लियर हो गया? मतलब इतना रुपये का कॉस्ट और इतना में बेचे तो मेरे को नुकसान हो गया, तो आई डोंट नीड टू पे एनी टैक्स ऑन दिस। ठीक है, दिस इज़ अ फुल फ्लेज सम फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तुम बोलेगा भैया और कोई ख़ास बात जो ध्यान रखना होगा? बेटा एक तो चीज़ आपको याद रखना है, बहुत ज़रूरी है। तुम बोलेगा क्या याद रखना है? बहुत अच्छा से सुनना। नोट नंबर 1, if any asset acquired before 1401, अगर आप कोई भी एसेट 141 के पहले ख़रीद रहे हो तो उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी टेकन एज फॉलोज। तुम बोलेगा मतलब भैया उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो मैं नीचे बता रहा हूँ उस हिसाब से लोगे क्या? एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और फेयर मार्केट वैल्यू 1401 का दिया हुआ रहेगा सब में। इन दोनों में जो हायर होगा वो लेना है। एक बार फिर से अच्छा से पढ़ लो। मैंने जो लिखवाया मैं आपको कहाँ दिखाऊं? पहले इसके ऊपर नियम कुछ और था, अभी नियम कुछ और हो गया है। देखो इसमें ये था पहले कि इन सच केस व्हेन द कैपिटल एसेट एक्वायर्ड बिफोर 1481, अब ये हो गया है 1401। तो उसमें नियम ये आ गया कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शैल बी ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और फेयर मार्केट वैल्यू as on 1401 whichever is higher. I have to attend a phone.